आज से हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है, जो चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत रसायन क्या है। विद्युत रसायन क्या है? विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी और रसायन यानी केमिस्ट्री, यानी जब भी इसमें हम ऊर्जा का परिवर्तन होगा, इसमें ऊर्जा का परिवर्तन होगा, विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, यानी इसी के परस्पर संबंध का अध्ययन ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन कहलाता है। मेनली हम विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में होता है, या विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। इसी का अध्ययन हम इस चैप्टर के दौरान करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। सबसे पहले हम इसमें आता है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद्युत रसायन, जैसा कि चैप्टर से का परिभाषा ही है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो इस सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी वही काम है, वैसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उस सेल को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यानी दो काम होता है। एक पहला काम होता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, और दूसरा काम होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो यह दो प्रकार का हो गया। पहला प्रकार के अंतर्गत आती है विद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और दूसरा आता है गैल्वेनिक या वोल्टियर सेल, कभी कभी इसको डैनियल सेल भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से इसका तो हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। विद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, अपघटनी यानी टूटना, यानी वैसा सेल जिसमें जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तब जाके वह क्या होता है? अभिक्रिया करता है, तब वह टूटता है, वह उसका आयन या रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। तो ऐसा सेल यानी वह स्वतः अभिक्रिया नहीं होता है, उसमें हमको अलग से विद्युत प्रवाहित करना पड़ता है। इसीलिए ये वैसा सेल जिसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया, आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानकारी है कि रेडॉक्स अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया होता है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विद्युत अपघटनी सेल है, यानी विद्युत जब हम देंगे तब वह टूटेगा, इसीलिए इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। इसका उल्टा है ये गैल्वेनियस सेल या वोल्टियर सेल, जनरली इसको डैनियल सेल भी कहा जाता है। जो हम मार्केट से बैटरी किन के लाते हैं एवर रेडी का, वो सब क्या है? एक वोल्टियर सेल है, डैनियल सेल है। उसमें हम देखते हैं उसको जैसे ही हम किसी रेडियो में जोड़ते हैं तो वह मतलब उसका जो रासायनिक अभिक्रिया होता है और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में बदलता है, यानी उसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। डैनियल सेल बोलिए या वोल्टियर सेल या सबसे अच्छा नाम गैल्वेनियस सेल, उसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अर्थात अब जिसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होगी यानी वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसीलिए तो जो रेडियो का बैटरी रहता है उसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा जब उसको हम लगाते हैं तो वह इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वह साउंड एनर्जी में बदलता है, यानी इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसको हम गैल्वेनियस सेल या वोल्टियर सेल कहते हैं, डैनियल सेल भी कहा जाता है। यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा जब हम देते हैं तब कोई रिएक्शन होती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अब आपको हम बताए थे कि स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, इसका मतलब हुआ कि उसका डेल्टा जी लेस देन 0 है। डेल्टा जी स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है, तो नहीं होती है तो उसका डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 यानी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन 0 से बड़ा होगा।
और इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वोल्टिया सेल में, तो इसका डेल्टा जी को कहते हैं गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, और यह जब स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होगी तो उसके लिए डेल्टा जी का मान लेस देन 0 यानी ऋणात्मक होता है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, जब डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ, धनात्मक हुआ, तो वह एनोड भी उसका पॉजिटिव होगा और कैथोड क्या हो जाएगा तब निगेटिव हो जाएगा। जिसमें डेल्टा जी 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, उसका एनोड भी पॉजिटिव और कैथोड उसका निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आया कि डेल्टा जी लेस देन 0 यानी इसमें इसका जो एनोड होगा वह निगेटिव होगा और कैथोड क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। कई बार प्रश्न ऐसे पूछ देता है कि बताइए गैल्वेनियन सेल या वोल्टिया सेल में एनोड क्या होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? तो एनोड उसमें ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है, और उसका उल्टा विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड क्या हो जाता है, धनात्मक होती है और कैथोड ऋणात्मक होता है। सर इसमें एक बात हमेशा कन्फर्म है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। एक बात दोनों में स्पष्ट है कि एनोड पे कौन अभिक्रिया होगी, हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा यानी अवकरण, यानी एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पे हमेशा अवकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, ऑक्सीकरण मतलब होता है, अगर नहीं जानते हैं तो एक शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, गरलियो में क्या है, जी मतलब गेन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, आर मतलब रिडक्शन, यानी जब इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगा, इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, और जब लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का तो उस क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन का ह्रास ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति रिडक्शन। ठीक है, हम पढ़े थे विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। विद्युत अपघटनी सेल क्या हुआ था, विद्युत अपघटनी सेल वैसा सेल जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल के कितने घटक होते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट का मतलब हुआ कि विद्युत अपघटनी सेल के निर्माण में 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला बात होता है कि विद्युत अपघटनी टैंक। इसमें विद्युत अपघटनी टैंक यानी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का निर्माण में हम सबसे पहले एक विद्युत अपघटनी टैंक लेते हैं। सबसे पहला हमारा घटक है विद्युत अपघटनी टैंक। ठीक है, विद्युत अपघटनी टैंक लेते हैं। दूसरा, उसमें 2 रॉड लेते हैं जिसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। 2 रॉड लेते हैं जिसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। 2 रॉड लेंगे जिसे हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड देंगे। ठीक है, जरा टेढ़ा हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोड देंगे, इसका नाम देंगे। उसके बाद तीसरा आता है कि धारा का स्रोत, सोर्स ऑफ करंट। सोर्स ऑफ करंट के रूप में हम जनरली बैटरी का प्रयोग कर लेते हैं। बैटरी आपको पता है, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो बैटरी का प्रयोग करते हैं। तीसरा कंपोनेंट हम लगा देते हैं, इसमें हम बैटरी लगा दिए। ठीक है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट विद्युत अपघट। इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन विद्युत अपघट। अब इसमें बात आता है कि सर विद्युत अपघट का क्या रूप होना चाहिए, तो वह मोल्टेन या एक्वस फॉर्म का होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, द्रवित या जलीय रूप में होना चाहिए, जलीय रूप में होना चाहिए। ठीक है, द्रवित जैसे एग्जांपल हम लेना चाहेंगे तो मान लीजिए जैसे द्रवित NaCl और जलीय NaCl, इस दोनों में अंतर है। द्रवित NaCl में पानी नहीं होगा, यानी अगर ये टूटेगा
तो Na+ और Cl- में टूटेगा। इसके पास दो ही आयन होंगे, एक धनायन और एक ऋणायन। जबकि जलीय NaCl में NaCl के साथ साथ उसमें जल भी है, यानी इसके पास 4 आयन है, Na+, Cl- और H2O पानी है, तो यह टूटता है तो H+ और OH-, 4 आयन है। तो 4 घटक समझ गए। पहला विद्युत अपघटनी टैंक जो लिए, उसके बाद 2 रॉड जिसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड नाम देंगे, ये 2 रॉड है जिसको इलेक्ट्रोड कहेंगे। तीसरा धारा का स्रोत, धारा का स्रोत के रूप में हम बैटरी यूज कर लिए। चौथा है विद्युत अपघट, यानी इसमें हम विद्युत अपघट डाल देंगे। विद्युत अपघट जो जनरली किस रूप में होगा, द्रवित या जलीय रूप में होगा। इस तरह से हमारा विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण हो जाता है। अब बात आता है कि सर एनोड और कैथोड क्या होता है। आपको जैसे हम बताए थे कि विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में स्वतः अभिक्रिया, सबसे पहला बात बताए थे कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, या इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है, यानी इसका डेल्टा जी लेस देन नहीं होती है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता है। अब जब 0 से बड़ा है, यानी इसका एनोड क्या होगा, धनात्मक होगा, और कैथोड क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसीलिए अब एनोड को हमको धनात्मक करना है और ऋणात्मक करना है, तो देखिए परिभाषा के अनुसार हम कह देते हैं कि एनोड वैसा इलेक्ट्रोड को हम एनोड नाम देंगे जो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है, जो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। आपको पता है ये बैटरी का संकेत है, ये बैटरी का संकेत है। तो ये बड़ा वाला जो होता है उसको धन टर्मिनल कहते हैं, और छोटा वाला जो होता है उसको ऋण टर्मिनल कहते हैं, ऋणात्मक टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। अब है कि यहां पर ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस। तो जो रॉड बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम नाम देते हैं एनोड। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल का वैसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जो ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। वही बात है कि कैथोड हम किसको कहेंगे, वैसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो, यानी निगेटिव से जुड़ा हो, उसको हम कैथोड कहते हैं। अब एक बात क्लियर है, आपको हम बताए थे कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की हानि, यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन की हानि होता है। ये बात हमेशा होता है। केमिस्ट्री में बहुत कम चीज है जिसमें हम हमेशा कह सकते हैं। उसमें से एक ये बात है कि कोई भी टर्मिनल हो, कोई भी इलेक्ट्रोड हो, अगर वह एनोड है तो उस पे हमेशा ऑक्सीकरण होगा, और कैथोड पे हमेशा क्या हो जाएगा, अपकरण होगा। इस पे हमेशा क्या होता है, अपकरण होता है। अपकरण कहने का मतलब हुआ यह इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करेगा, लाभ होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। तो इसे अभिक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति वाले अभिक्रिया को हम अपकरण कहते हैं। ठीक है, तो वह हमेशा कहां पर होगा, कैथोड पे होगा। इस तरह से हम विद्युत अपघटनी सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके बनाने में 4 कंपोनेंट, विद्युत अपघटनी टैंक, 2 रॉड जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रोड पे ही अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया कहां होगी, ये जो लिख रहे हैं आप, ऑक्सीकरण और अपकरण यानी रेडॉक्स अभिक्रिया, वह इलेक्ट्रोड पर ही होती है। तीसरा बात होता है धारा का स्रोत जो बैटरी काम करता है। चौथा होता है विद्युत अपघट, वह द्रवित और जलीय रूप में होना चाहिए। और आगे हम फिर इसके एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस को समझ आप लोग पढ़ें कि विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो विद्युत अपघट रहता है वो अपने आयन में टूट जाता है। उस क्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। उसके 2 पक्ष का अध्ययन हम लोग करेंगे।
पहला आता है मात्रात्मक पक्ष और दूसरा आता है गुणात्मक पक्ष। मात्रात्मक पक्ष और गुणात्मक पक्ष। पहले पढ़ते हैं मात्रात्मक पक्ष को। माइकल फैराडे वैज्ञानिक थे। माइकल फैराडे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्षों का वर्णन किया और विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष का वर्णन करते हुए इन्होंने दो नियम दिए, ठीक है, जिसे हम फैराडे का विद्युत अपघटन नियम कहते हैं। फैराडे के कितने विद्युत अपघटन के नियम है? तो दो नियम है। पहला नियम क्या कहलाता है? फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम कहता है कि विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे सबसे पहले जैसे हम विद्युत अपघटित सेल बनाए थे, एक टैंक लिए थे, दो रॉड जिसको इलेक्ट्रोड कहे थे, सोर्स ऑफ करंट यानी धारा का स्रोत, जिसको ये धन ध्रुव ये ऋण और धन से जो जुड़ता है उसको एनोड उसको कैथोड। अब है और विद्युत अपघट। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये विद्युत अपघटन की क्रिया होगी इसमें, यानी इसके जो विद्युत अपघट होंगे इसमें अपने आयंस में टूटेंगे तो ये एनोड और कैथोड दो रॉड है जो अभिक्रिया में भाग लेगी, तो कुछ ना कुछ मात्रा इस प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे जमा होगी या मुक्त होगी या जमा होगी। हम मान लेते हैं कि वह मात्रा W है। तो वह किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो वह W जो है वह निर्भर करता है सबसे पहले कि आप कितना विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इस टैंक में आप कितनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसके समानुपाती होता है। यानी ये जो है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाले या प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है जो समानुपाती होता है उस टैंक में, उस सेल में विद्युत धारा जितना आप प्रवाहित करते हैं। दूसरा बात वह निर्भर करता है दूसरी चीज कि आप कितने समय के लिए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो यहां से अगर हम दोनों को संयुक्त रूप में लिखे, अगर इसको समीकरण फर्स्ट इसको समीकरण बाद लिखे, तो इस दोनों को अगर हम संयुक्त रूप में कैसे लिख सकते हैं? W समानुपाती IT। अब आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है? IT है। Q बराबर IT, तो यहां से हम IT के जगह पर हम Q भी लिख सकते हैं। तो कई सारी किताब यह परिभाषा भी लिखता है कि विद्युत अपघटन में प्रत्येक रॉड पर, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली या प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाले धारा और समय के समानुपाती होती है, एवं या ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होती है। तो प्रथम नियम यही है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में प्रत्येक रॉड पे जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी वह उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा यानी I के समानुपाती तथा समय जितने समय के लिए आप विद्युत धारा उसमें देते हैं उसके समानुपाती होता है। अब आपको पता है कि जब भी हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं एक बराबर का चिन्ह देते हैं और एक कांस्टेंट देते हैं। यहाँ पर ZIT अर्थात जहां Z जो होगा एक नियतांक होगा जिसको हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इस Z को हम क्या नाम देंगे? नियतांक होगा जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक इक्विवेलेंट ECE इलेक्ट्रिकल केमिकल इक्विवेलेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे, इसका मान भी हम निकालेंगे।